हेलो वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ए नर्स इज कैरिंग फॉर ए पेशेंट विद ए यूरिनरी कैथेटर व्हिच ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स द पेशेंट मे हैव डेवलप्ड ए कॉटी यानी कि कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एक पेशेंट है हमारे पास जो कि यूरिनरी कैथेटर के साथ में है। निम्न में से कौन सा ऐसा इंडिकेशन है जो कि हम ऑब्जर्व करेंगे इस पेशेंट के अंदर, जो कि हमें इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर कॉटी डेवलप हो रहा है। ऑप्शन ए, क्लियर पेल येलो यूरिन 50 ml per hour। ऑप्शन बी, पेशेंट रिपोर्ट्स बर्निंग सेंसेशन एट यूरेथ्रा। ऑप्शन सी, यूरिनरी पीएच 6.0 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.020। ऑप्शन डी, पेशेंट हैज स्लाइट डिक्रीज इन एपेटाइट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, पेशेंट रिपोर्ट्स बर्निंग सेंसेशन एट यूरेथ्रा। अगर पेशेंट को जो है बर्निंग सेंसेशन आ रहा है या फिर डिस्यूरिया, फीवर या फिर क्लाउडी यूरिन है तो यह हमें इंडिकेट करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तरफ। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए के अंदर आप देख सकते हैं हमें दिया गया क्लियर पेल येलो यूरिन और 50 ml पर ओवर है, जो कि हमारा नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट और नॉर्मल कलर है, जो कि इंडिकेट नहीं करता है इन्फेक्शन की तरफ। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन सी के अंदर पीएच और यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है, यह भी विद इन नॉर्मल रेंज के अंदर है, तो यह भी हमारा राइट आंसर नहीं रहेगा। और लास्ट है हमारा ऑप्शन डी, पेशेंट हैज स्लाइट डिक्रीज इन एपेटाइट। यह नॉन स्पेसिफिक है एंड इट इज नॉट डायग्नोस्टिक फॉर यूटीआई। सो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कॉटी का डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा कौन सा इंडिकेटर रहेगा, तो वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि बर्निंग सेंसेशन एट यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट विद ए सेंट्रल लाइन सडनली डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन एंड हाइपोटेंशन, व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट। एक पेशेंट है हमारे पास यहाँ सेंट्रल लाइन वाला, सडनली वो डेवलप कर रहा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन और हाइपोटेंशन को, तो यहाँ पर नर्स जो है वो क्या कंडीशन करेगी। ऑप्शन ए, कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ऑप्शन बी, एयर एम्बोलिज्म। ऑप्शन सी, कैथेटर ऑक्लूजन। ऑप्शन डी, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एयर एम्बोलिज्म। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए के अंदर कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। अगर ब्लड स्ट्रीम के अंदर इन्फेक्शन होगा तो इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है फीवर, चिल्स, ऐसी चीजें, ना कि सडन चेस्ट पेन और डिज्निया होता है। बात करते हैं हम एयर एम्बोलिज्म की। एयर एम्बोलिज्म के क्लासिकल सिम्टम होते हैं चेस्ट पेन, डिज्निया, हाइपोटेंशन। और अगर हम बात करते हैं इसके इमीडिएट एक्शन की, तो इसमें क्या करना है, हमें सेंट्रल लाइन को इमीडिएटली क्लैंप करना है, लेफ्ट साइड लाइन या फिर ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करनी है और ऑक्सीजन देना है। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया है कैथेटर ऑक्लूजन। अगर कैथेटर के अंदर ऑक्लूजन होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जब हम फ्लश करेंगे तो रेजिस्टेंस हमें फील होगा, ना कि चेस्ट पेन जैसी कंडीशंस होंगी। लास्ट आप देखेंगे ऑप्शन डी, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की वजह से क्या होता है, लोकल स्वेलिंग और रेडनेस आती है, ना कि सिस्टमिक कोलैप्स होता है। क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया था शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन एंड हाइपोटेंशन, जो कि सडनली डेवलप हो रहा है सेंट्रल लाइन वाले पेशेंट के अंदर, तो उसका रीजन हो सकता है हमारा ऑप्शन बी, एयर एम्बोलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट इज प्लेस्ड इन 4-point रेस्टोरेंट वायलेंट बिहेवियर, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड द नर्स असिस्ट द पेशेंट सर्कुलेशन, वाइटल साइन एंड सेफ्टी। एक पेशेंट था जिनका की वायलेंट बिहेवियर होने की वजह से 4-point रेस्टोरेंट उसे प्लेस किया गया है। यहाँ पर पेशेंट का सर्कुलेशन, वाइटल साइन और सेफ्टी जो है वो कितना फ्रिक्वेंटली नर्स को असिस्ट करना चाहिए। ऑप्शन ए, एवरी 15 to 30 मिनट्स। ऑप्शन बी, एवरी 6 आवर्स। ऑप्शन सी, वंस पर शिफ्ट। ऑप्शन डी, ओनली व्हेन द पेशेंट कंप्लेन्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, एवरी 15 to 30 मिनट्स। अगर पेशेंट का वायलेंट बिहेवियर है तो वहां पर रहेगा 15 मिनट्स, लेकिन अगर नॉन वायलेंट बिहेवियर है तो वहां पर रहता है 2 आवर्स तक। लेकिन अगर हम बात करते हैं एवरी 6 आवर या फिर वंस पर शिफ्ट, तो यह ज्यादा ड्यूरेशन हो जाता है, और लॉन्गर ड्यूरेशन होगा तो हमारा रिस्क फॉर इंजरी के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन डी के अंदर, ओनली व्हेन द पेशेंट कंप्लेन। पेशेंट जो है वो रेस्टोरेंट पे है तो मे नॉट बी एबल टू कंप्लेन, इसीलिए हमें एवरी 15 to 30 मिनट्स वायलेंट बिहेवियर वाले पेशेंट के अंदर हमें चेक करना होता है उनका सर्कुलेशन, वाइटल साइन और सेफ्टी। हमारा, आफ्टर ET tube insertion, the nurse checks chest rise but still hears gurgling sound over the stomach and SpO2 is falling. What is the most likely cause? After ET tube insertion, nurse चेक करती है कि chest rise हो रहा है और इसी के साथ ही gurgling sound जो है वो सुनाई दे रहा है स्टमक में, और SpO2 का लेवल फॉल हो रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन ए, इसोफेजियल इंटुबेशन। ऑप्शन बी, राइट मेन ब्रोंकस इंटुबेशन।
ऑप्शन सी ब्लॉक्ड ईटी ट्यूब, ऑप्शन डी न्यूमोथोरेक्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए इसोफेजियल इंटुबेशन। अगर गर्गलिंग साउंड है स्टमक में और हाइपोक्सिया है तो यह दोनों इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर इसोफेजियल इंटुबेशन हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन बी के अंदर देखेंगे राइट मेन ब्रोंकस इंटुबेशन। यह हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसके अंदर यूनिलेटरल जो होता है वो चेस्ट राइज होता है और गैस्ट्रिक साउंड नहीं होता है। नेक्स्ट सी है हमारा ब्लॉक्ड ईटी ट्यूब। अगर ईटी ट्यूब ब्लॉक रहेगी तो इसकी वजह से एयर फ्लो और गैस्ट्रिक गार्गल दोनों ही नहीं होते हैं। और फिर आता है हमारा न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स के अंदर ब्रीथ साउंड एब्सेंट होती है और गैस्ट्रिक गर्गलिंग नहीं होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें दिया गया था गर्गलिंग साउंड इन द स्टमक और एस्पिरेटो फॉल हो रहा है, तो हमारा रीजन रहेगा इसोफेजियल इंटुबेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा व्हाट इज ट्राइमेस्टर वाइज वेट गेन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर ट्राइमेस्टर वाइज जो वेट गेन होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए 1.5 to kg, ऑप्शन बी 5 to 5 kg, ऑप्शन सी 155 kg, ऑप्शन डी 555 kg। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर वेट गेन होता है 1 kg, सेकेंड के अंदर होता है 5 kg और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर होता है 5 kg। इस तरह से आप टोटल करेंगे तो 11 kg वेट गेन प्रेगनेंसी के अंदर होता है। चलिए इसे याद रखने के लिए न्यूमोनिक्स क्या है वो भी हम देख लेते हैं। न्यूमोनिक्स आप याद रखेंगे 1 मोर एंड 5 फाइनल। 1 स्मॉल यानी कि 1 kg गेन होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, स्मॉलेस्ट गेन होता है और जस्ट 1 kg ही होता है। सेकेंड 5 मोर 5 kg जो कि हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर गेन होता है। इसके अंदर मेजर जो होता है वो मैटरनल और प्लेसेंटल ग्रोथ होती है। 5 जो कि हमारा फाइनल 5 kg होता है वो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर होता है। इसके अंदर जो होता है फाइनल फिटल ग्रोथ सपोर्ट होती है, उसकी वजह से होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर वेट गेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए 10-month old baby is brought for a routine checkup. The nurse that the baby can sit without support but cannot walk. What is the correct interpretation? हमें यहाँ पर दिया गया है एक बेबी हमारे पास और एज है उसके 10 मंथ की। उसे रूटीन चेकअप के लिए लेके आया गया है और नर्स ऑब्जर्व करती है कि बेबी जो है वो विदाउट सपोर्ट के बैठ सकता है लेकिन वॉक नहीं कर सकता है। तो हमें यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है हमारा उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या होगा। ऑप्शन ए नॉर्मल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी ग्रॉस मोटर डिले, ऑप्शन सी फाइन मोटर डिले, ऑप्शन डी स्पीच डिले। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए नॉर्मल डेवलपमेंट। अगर कोई हमारे पास 10 मंथ वाला बेबी है उसका हम अगर असेस करते हैं तो वो विदाउट सपोर्ट बैठ सकता है लेकिन चल नहीं सकता, तो यह हमारे जो माइलस्टोन आते हैं उसके अंदर नॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर आता है। क्योंकि बिना सपोर्ट के वॉक करना बच्चे जो होते हैं वो 12 मंथ की एज में सीखते हैं। अगर 10 मंथ की एज में अगर वो नहीं चल सकते हैं देन इट्स नॉर्मल। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन बी के अंदर ग्रॉस मोटर डिले। जैसा कि हमने देखा ही है प्रीवियस वाले ऑप्शन के अंदर कि अगर 12 मंथ तक नहीं चल सकता है बच्चा तो यह नॉर्मल है, लेकिन हम इसे एबनॉर्मल कब कंसिडर करेंगे या ग्रॉस मोटर डिले कब कंसिडर करेंगे। अगर 18 मंथ तक भी बच्चा जो है वॉक विदाउट सपोर्ट नहीं अचीव कर रहा है तो वहां पर हम ग्रॉस मोटर डिले को करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जिसके अंदर हमें दिया गया है फाइन मोटर डिले और स्पीच डिले। हम जो यहाँ पर माइलस्टोन को चेक कर रहे हैं वो हमारा ग्रॉस मोटर से रिलेटेड है, ना कि फाइन मोटर या फिर स्पीच डिले से। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो यहाँ पर राइट आंसर कंसिडर नहीं होंगे। सो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें जो कंडीशन यहाँ पर दी गई थी उसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट इंटरप्रिटेशन जाता है वो रहता है ऑप्शन ए यानी कि नॉर्मल डेवलपमेंट को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट रहेगा हमारा इस 40 ईयर ओल्ड मैन with gout present with flank pain and hematuria. X-ray shows no visible stone. Which type of stone is most likely? एक पेशेंट है हमारे पास 40 ईयर ओल्ड है जो कि गाउट के साथ प्रेजेंट है, फ्लैंक पेन और हेमेचुरिया है। जब हम एक्सरे करवाते तो कोई भी विजिबल स्टोन नहीं है, तो यहाँ पर कौन से टाइप का स्टोन प्रेजेंट हो सकता है। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, ऑप्शन बी यूरिक एसिड स्टोन, ऑप्शन सी स्ट्रोवाइड स्टोन, ऑप्शन डी सिस्टीन स्टोन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि यूरिक एसिड स्टोन। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए जिसके अंदर दिया गया है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन और फिर आता है हमारा ऑप्शन सी यानी कि स्ट्रोवाइड स्टोन। कैल्शियम ऑक्सलेट और स्ट्रोवाइड स्टोन जो होते हैं वो रेडियो ओपेक होते हैं, मतलब कि अगर हम एक्सरे करवाएंगे तो वहां पर हम इसे विजिबल देख सकते हैं।
लेकिन अगर हम बात करते हैं यूरिक एसिड स्टोन की और सिस्टीन स्टोन की, तो यह दोनों ही रेडियोल्यूसेंट होते हैं जो कि एक्सरे के अंदर नहीं देखे जा सकते हैं। अब अगर हमें इनमें से दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा तो हमने यूरिक एसिड स्टोन इसलिए चूज किया क्योंकि सिस्टीन स्टोन जो होता है वो बहुत कम केसेस के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं गाउट डिजीज कंडीशन के अंदर यूरिक एसिड स्टोन जो होता है वो हमारा रेडियोल्यूसेंट होता है, इसीलिए एक्सरे के अंदर नो विजिबल स्टोन हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a 65-year-old man is found unresponsive. ECG shows asystole यानी कि फ्लैट लाइन. What is the appropriate action? हमारे पास यहाँ पर 65-year-old man है जिन्हें की अनरिस्पॉन्सिव पाया गया है। जब ECG करवाते हैं तो यह फ्लैट लाइन को शो करती है, तो यहाँ पर हमारा अप्रोप्रिएट एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए, डिफिब्रिलेट 8 to 100 जूल. ऑप्शन बी, स्टार्ट CPR एंड गिव एपिनेफ्रिन 1 mg IV. ऑप्शन सी है हमारा, प्रिपेयर फॉर सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन. ऑप्शन डी, डिलीवर रिपीटेड शॉक्स अंटिल रिदम अपीयर्स. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, स्टार्ट CPR एंड गिव एपिनेफ्रिन 1 mg IV. एसिस्टोल का मतलब होता है नॉन शॉकेबल रिदम. जब भी हमें इसका मैनेजमेंट करना होगा तो हम यहाँ पर CPR को स्टार्ट करेंगे, साथ ही 1 mg एपिनेफ्रिन IV एडमिनिस्ट्रेट करेंगे. हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी गई वाली, इस कंडीशन के अंदर हमें डिफिब्रिलेशन या फिर कार्डियोवर्जन यूजफुल नहीं रहेगा, इसीलिए हमने ऑप्शन बी यानी कि स्टार्ट CPR एंड गिव एपिनेफ्रिन को राइट आंसर कंसीडर किया. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Next, if pulseless ventricular tachycardia does not respond to the first defibrillation, which drug is given? हमें यहाँ पर दिया गया कि pulseless ventricular tachycardia है जो कि हमारा फर्स्ट डिफिब्रिलेट किया उससे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और हमें ड्रग देनी होगी, तो हम कौन सी ड्रग को देंगे? ऑप्शन ए, एट्रोपिन. ऑप्शन बी, एमियोडेरोन IV. ऑप्शन सी, डोपामिन. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, एमियोडेरोन IV. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, एट्रोपिन की, एट्रोपिन का यूज जो होता है सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया होगा तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी गई है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की, तो यहाँ पर एट्रोपिन को एडमिनिस्टर करना यूजफुल नहीं है. एमियोडेरोन IV हम यूज करते हैं, उसका रीजन क्या है? एमियोडेरोन इज प्रीफर्ड एंटी एरिथमिक इन पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. और अगर हम इसके डोज की बात करते हैं तो 300 mg IV बोलस देते हैं, और अगर जरूरत है तो हम रिपीट करते हैं 150 mg के साथ में. नेक्स्ट आप देखेंगे डोपामिन. डोपामिन यूज्ड इन शॉक एंड हाइपोटेंशन. हमारे पास कंडीशन है पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो हमने देखा प्रीफर्ड ड्रग ऑफ चॉइस जो रहेगा हमारा वो रहेगा एमियोडेरोन, यानी कि ऑप्शन में राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्हेन फीडिंग इन 18-month old child after he underwent a cleft palate repair, a nurse would offer liquid nutrition using. cleft palate repair का केस है. एक बेबी है हमारे पास जो कि क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर के बाद में 2 दिन के बाद हमें उन्हें यहाँ पर लिक्विड न्यूट्रिशन को ऑफर करना है, तो इसके लिए हम क्या चीज यूज में लेंगे? ऑप्शन ए, प्लास्टिक कप. ऑप्शन बी, सिलास्टिक नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब. ऑप्शन सी, फ्लेक्सिबल स्ट्रो. ऑप्शन डी, रबर कॉटेड इन्फेंट स्पून. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, रबर कॉटेड इन्फेंट स्पून. चलिए इसका ही यूज क्यों करेंगे उसका रेशनल हम देख लेते हैं. आफ्टर क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर सबसे फर्स्ट हमें 3 चीजें याद रखनी है. नो स्ट्रो यानी कि स्ट्रो का यूज नहीं करना है, नो निपल्स एंड नो सक्शन, यह तीनों ही चीजें हमें नहीं करनी है. इसके लिए हम यूज में लेते हैं यूज पलाड़ाई या फिर सॉफ्ट रबर कोटेड स्पून, या फिर ड्रॉपर भी फीडिंग के लिए यूज में लिया जाता है. इन तीनों में से हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया था सॉफ्ट रबर कोटेड स्पून, तो हमने उसको राइट आंसर कंसिडर किया था. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यही यूज करने का हमारा एम क्या है, क्योंकि हमें क्या करना है, जो हमारा क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर का सर्जिकल साइट है उसे प्रोटेक्ट करना है. इसी के साथ ही उसे अलाउ करना है कि वो हील भी हो सके, और साथ ही साथ हमें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करना है. तो इन तीनों ही चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अगर फीडिंग करा रहे तो या तो पलाड़ाई फीडिंग कराएं या फिर सॉफ्ट रबर कोटेड स्पून या फिर ड्रॉपर से प्रोवाइड कर सकते हैं.